गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो है आपको हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं कि यहाँ पर है कि फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसे आपने देखा है। हाँ, एक बात और कह दें हैं आप लोगों से कि जो जितने भी मैंने वीडियो अभी तक डाले हैं उनको आप कंटिन्यूटी देखें कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ। और जो चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, इससे होता है कि व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स क्या है। जैसे हमने देखा होगा कि जैसे हम लोग किसी चीज़ को खींचते हैं, किसी को धक्का धक्का देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी वस्तु को मान लो चल रही हो, उसे हमने रोक दिया, या रखी हो उसको धक्का दिया, मोशन करने लगी, तो ये क्या है, ये हमारा है फोर्स। क्या है ये? फोर्स है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे डेफिनेशन के रूप में ऐसे बोलेंगे कि द फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच आइदर चेंज और tends to change the state of rest or the uniformation of a body along a straight line. The force can be classified into two main categories. फर्स्ट कैटेगरी है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या है कि यहाँ पर कि जैसे एक्चुअल में जो कॉन्टैक्ट होते हैं जैसे लेयर से, जैसे हमने कहा कि द फोर्स विच कम इनटू प्ले ड्यू टू एक्चुअल रियल में कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज अंडर द कंसिडरेशन, बॉडीज अंडर द कंसिडरेशन। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे आपने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कब हो गया, जब मान लीजिए हमने हथेलियों को रगड़ा तो वहाँ पर क्या हो गया, आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। टेंजेंशियल फोर्स स्ट्रिंग है, जब स्ट्रिंग को हम बार बार रगड़ते हैं तो उसमें या खींचते हैं तो उसमें क्या है, कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कौन? धागा, या जैसे मान लीजिए दो किताबें आपस में रगड़ रहे हैं या दो हथेलियाँ रगड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्टैक्ट। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, एयर रजिस्ट्रेशन, ये सब कैसे हो गए आपके कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किसकी बात करते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि द फोर्स विच कम इनटू प्ले विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। कितना है, क्या कह रहा है कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए भौतिक रूप से बिटवीन द बॉडीज अंडर कंसिडरेशन। These force may be due to some extrinsic inherent property of the body, for example the field of force, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या है, आर ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फोर्स क्या है, क्या वहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो वो आपका क्या होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने क्लास 9 में पढ़ा है कुछ पार्ट, तो वहाँ पर आपका क्या देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, एक्चुअल तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनर्शिया, जिसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी है जड़त्व। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट that they do not change their state of rest or uniform motion along a straight line path unless acted upon by an external force। मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका गुण है कि जब तक कोई वस्तु है उसके अवस्था में चेंज ना किया जाए। मतलब कह रहा है कि देयर स्टेट ऑफ द रेस्ट। मान लीजिए कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, अगर उस तक जब तक हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक विरामावस्था से हटेगी नहीं। अगर कोई मान लीजिए वस्तु जो है गतिवस्था में है, अगर उस पर भी हमें अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या क्या होगा, मतलब उसका विरोध तो हमने किया नहीं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस अवस्था मतलब विराम अथवा, देखिए सुन लीजिए, स्वतः अपनी विराम अथवा गति अवस्था
को नहीं बदलती है तो वो जड़त्व कहलाती है, स्वतः नहीं बदलती है, ध्यान कर लें, स्वतः, इट्स। अब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया, inertia of rest, inertia of rest, the tendency of a body remains in its the position of rest is called the inertia of rest। क्या कह रहा है, द टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति है कि रिमेन इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, कैसी है, रेस्ट में है, तो वो कैसी होगी, आपकी रेस्ट पोजीशन है। व्हेन ए बस, ए ट्रेन स्टार्ट सडनली, पैसेंजर स्टैंडिंग इन द इनसाइड लेस बैकवर्ड। जैसे आपने देखा होगा कि रेस्ट इनर्शिया, जैसे बस है, बस खड़ी है, अचानक चल दी, तो ये क्या हो गया, आपका रेस्ट इनर्शिया हो गया। अब बात आती है इनर्शिया मोशन, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द इनर्शिया मोशन। जैसे एथलीट रन ए सेम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप, जिससे मान लो उसने क्या कहते हैं, आया दौड़ के फिर लॉन्ग जंप मार दी, तो क्या है ये, आपका इनर्शिया मोशन। अब यहाँ पर क्या, जैसे दौड़ गया उसने रुका, रुकने के बाद फिर जंप ली, तो ये आपका क्या हो गया, इनर्शिया मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी चेंज बाय द इटसेल्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे मडगार्ड नहीं होता, जैसे उसमें मिट्टी इट्टी लग जाती टायर्स में, तो क्या होता है कि उस मिट्टी की एक डायरेक्शन होती, मिट्टी जो छूटती है उस पर, तो उसकी डायरेक्शन होती कि ऊपर जाए, ऊपर की ओर जो मडगार्ड लगा होता है तो उसमें छिटकती है, छूटती तो ऊपर लगती है, उसकी एक डायरेक्शन है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। in Newton first law of motion, the law states that the body is at rest, then it will remain at rest, or it is a moving along a straight line with uniform speed, then it will continue to move as such unless an external force is applied to on it to change its present state. This is known as law of motion। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ये है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गति कर रही एक समान चाल से चल रही है और लगातार एक सरलरेखीय में गति करते रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो उसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और उसको हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यहाँ से हमने डेफिनेशन ली है कि लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या है कि जो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इट्स रिप्रेजेंट बाई p इज इक्वल टू mv वेक्टर। द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द डायमेंशनल फार्मूला इज aml t-1। लीनियर मोमेंटम इज a vector quantity change in momentum। सपोज द मास ऑफ ए बॉडी, सपोज द, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लीनियर मोमेंटम क्या है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है कि जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे लीनियर मोमेंटम का अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मास कम, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लीनियर मोमेंटम ध्यान रखना, जिसका मास ज़्यादा हो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मास कम होगा। ओके, चेंज इन मोमेंटम, सपोज द मास ऑफ ए बॉडी इज m and its initial velocity v1, suppose on a applying external force f upon the body, its velocity to v2। यहाँ पर जो मास होंगे बॉडी के वो उसको हम क्या लेंगे, m लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, p1 इज इक्वल टू mv1, p2 इज इक्वल टू mv2। चेंज इन मोमेंटम इन द टाइम इंटरवल, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल टू m2 v2 माइनस mv1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट b2 माइनस p1। डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा p, डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t हो गया, इज इक्वल टू m डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो डेल्टा b अपॉन डेल्टा
टी है ये हमारा क्या हो गया, एक्सलेशन हो गया। लेकिन जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए। जो एम ए है ये बेटा क्या है कि आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है, तो उससे ये क्या हो गया, आपका फोर्स हो गया। तो यहाँ से क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड on the body, and change in momentum always takes place in the direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर आपका जो क्या फोर्स हो गया, ठीक है बेटा, किसी मतलब कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर जो है वो किसके इक्वल है, वो आरोपित बाह्य बल के बराबर है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की होगी वही डायरेक्शन हमारी फोर्स की होगी। न्यूटन सेकेंड लॉ, द लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to the applied force, and this change takes place in the direction of the applied force is equal to, इसे लीनियर मोमेंटम है, क्या लिया हमने, p इक्वल टू एम भी ले लिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो एफ प्रोपोर्शनल डी अपॉन डी टी पी की वैल्यू पुट की तो बेटा एम भी है, तो एफ प्रोपोर्शनल एम डी वी अपॉन डी टी, तो डी बी अपॉन डी टी क्या है बेटा, ए है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के आ गया, के इज इक्वल टू एम डी बी अपॉन डी टी, तो एफ इज इक्वल टू के एम ए वेक्टर, वेयर के इज द कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इफ ये हमने क्या कि एफ बराबर 1 न्यूटन लिया, एम बराबर 1 केजी लिया, तो ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड लिया, देन के इज इक्वल टू 1, तो इसको एफ इज इक्वल टू एम ए, तो कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द न्यूटन सेकेंड लॉ। अब बात आती है 1 न्यूटन क्या है, तो 1 न्यूटन जो है कि जैसे आप एफ इक्वल टू एम ए लिखा आपने, तो ये आपने कहा कि फोर्स की मात्रा क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन क्या है कि 1 kg 1 m अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया कि 1 kg मीटर सेकेंड माइनस 2। अब जैसे आता है कि 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में जो डाइन होते हैं वो 10 पावर 5 डाइन होते हैं, तो कैसे आएगा, तो 1 न्यूटन यानी केजी, तो केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था, 1 किलोग्राम 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, इंटू 100, मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो 100 से मल्टीपल किया, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड माइनस 2 भी बोल सकते हैं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 kg वेट, तो 1 kg वेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 kgf, तो इसका मतलब क्या होगा कि 9.8 न्यूटन। 1 GWT या 1 GF इसको कहते हैं 980 या 980 डाइन्स। न्यूटन सेकेंड लॉ को हम कंपोनेंट में कैसे लिखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब घटकों के, न्यूटन जो सेकेंड लॉ उसको घटकों के रूप में कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑफ मोमेंटम एंड एक्सलेशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड है, जैसे एफ वेक्टर है, तो एफ वेक्टर को कैसे, मान लो जी हमने ए एक्स है, बाई है, जेड, तो ए एक्स एक्सिस में हम क्या आई कैप लेते हैं, बाई एक्सिस पे जे कैप लेते हैं, और जेड, और जो जेड एक्सिस होता है उस पर हम के कैप लेते हैं। तो जैसे एफ वेक्टर है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब जैसे हमने यहाँ पर ले लिया पी ले लिया, मान लो सपोज पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स आई के प्लस पी बाई जे के प्लस पी जेड के कैप, ए है जैसे मान लीजिए हमें लिया, तो ए एक्स आई के प्लस ए बाई जे के प्लस ए जेड के। देखा द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से क्या हो गया कि एफ एक्स आई के प्लस एफ बाई जे के प्लस एफ जेड के इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी हुआ, तो पी एक्स आई कैप हुआ प्लस पी बाई जे के प्लस पी जेड के कैप। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, जैसे हमने एम ए लिखते हैं तो एम ए के रूप में कैसे लिखेंगे, एम ब्रैकेट ए एक्स आई के प्लस ए बाई जे के प्लस ए जेड के कैप। इक्वेशन 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 द कंपोनेंट
along the three coordinates are we get fx is equal to dpx upon dt is equal to max, fy is equal to dpy upon dt is equal to ma by, fz is equal to dpz upon dt is equal to maz. अब बात करते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स की। तो इम्पल्स में क्या होता है कि बहुत कम समय अंतराल में फोर्स ज़्यादा लगेगा, वही समय अंतराल कम होगा तो फोर्स लगेगा ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग क्या किया तो उस समय अंतराल थोड़ा बढ़ाते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है फोर्स कम लगता है। जैसे मान लीजिए किसी ने जब कैच लिया जाता है तो कैच देखते हैं आप कि जैसे गेंद है कि उसको पकड़ सकता है, लेकिन नहीं, वो देखता है कि और नीचे आए। क्यों? कि अगर समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो हमारे हाथों पर फोर्स कम लगेगा, यानी चोट कम आएगी, इसलिए ऐसा करते हैं। The product of force and time interval which is change in momentum, कह रहा कि the product of force and time interval which is change in momentum of the body remain measurable quantity. This product is called impulse. Impulse is the vector quantity, its direction is the same as that of the force represented by I. Impulse is equal to force into time direction is equal to total change in momentum. I is equal to AF delta T is equal to delta P. डेल्टा P क्या है कि m डेल्टा B। तो यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। डायमेंशन जो होगी इसकी वो AML-T-1। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ वेक्टर इज इक्वल टू dp अपॉन dt, एफ वेक्टर डॉट dt इज इक्वल टू dp। इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटीग्रेशन P1 टू P dp अपन dp वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे P तो P1 P2 हो गया, लिमिट हो गई। तो यहाँ से जो आया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन टी एफ डी टी, इम्पल्स है ये। तो यहाँ से क्या P2 माइनस P1 हो गया। तो I क्या है P2 माइनस P1, जैसे हम लोग कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो आ गया यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम। अब बात हम करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ को कहते हैं एक्शन और रिएक्शन। द स्टेट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए एक्शन रिएक्शन, तो ये नहीं कह सकते किसने एक्शन पहले किया कि रिएक्शन किया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ ओनली बात क्या है डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसलिए हमने ये नहीं कह सकते कि ऊपर से सेब गिरा, अर्थ ने सेब पर फोर्स लगाया एक्शन किया, सेब ने अर्थ पर एक्शन किया। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन ये किसने पहले किया ये निर्धारित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। लेट ए बॉडी ए एग्जिस्ट और फोर्स एफ बी ऑन बॉडी बी, द experiment so that the body V exists force Fa on a body. AMA is AMA, देखिए हमने पॉइंट ए लिया तो हमने AMA दे दिया, तो AF AB वेक्टर, जैसे MB लिया तो वहाँ पर क्या लिया हमने AF BA वेक्टर। फर्दर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ इवेंट विल बी एज ए अंडर, तो AF AB प्लस FBA वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि AF वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी वेक्टर। तो यहाँ पर ये हमारे न्यूटन्स के लॉ हो गए, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर बात करते हैं न्यूटन्स लॉ, हमारे तीनों लॉ हो गए हैं। अब यहाँ पर बहुत ही आप अगर ध्यान से समझेंगे, समझ लिया होगा, तो आप लोगों से एक बात और कहनी है कि जो हमारा चैनल है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, इस पर हम जितना भी सिलेबस होगा वो हम कंप्लीट कराएंगे विद न्यूमेरिकल के। और जो भी दिक्कत हो, आप हमारा फ़ोन नंबर है 9455879364, इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात को बता सकते हैं। जो मेरा चैनल है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और
आज से हम अब जो है हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद। ओके।